हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th एसएसटी का पावर शेयरिंग चैप्टर सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा है, आसान सा चैप्टर है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं जैक बोर्ड में। कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस इस चैप्टर का एक छोटा सा क्रक्स जान लेते हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, इस चैप्टर आखिर दिया क्यों गया है, हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ रहा है इस चैप्टर को। कुछ तो ऐसा बात होगा। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस है, सत्ता की साझेदारी जो है, पावर शेयरिंग क्या है, ये सिविक्स के अंदर आता है। इसके अंदर आता है सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। अब ये सिविक्स हम लोग को पढ़ाया क्यों जाता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ, हमारा जो दैनिक जीवन है, वो इसी के इर्द गिर्द रहता है। हम लोग जो भी करते हैं, जो भी लॉज है, वो सारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस में ही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कैसे बनता है वो इसी सब में बताया जाता है। इस समय पावर का डिवीज़न, सेंटर है, स्टेट है, फिर लोकल लेवल है, ये सब सब किसमें बताया जाता है, ये सारा सब इसमें बताया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में ही बताया जाता है। तो एक सिविक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है। और एसएसटी भी, क्योंकि एसएसटी है ही हमारा एक डेली लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो इसको समझना बहुत ही आसान है अगर हम इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखें। हमारा जो देश है, राज्य है, गांव है, उससे देखें तो ये बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है, आसान सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इसको समझ में आता हो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग को। अब पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इस टॉपिक का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये पावर शेयरिंग होता क्या है, सत्ता की साझेदारी होता क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो जो सत्ता की साझेदारी होता है, सत्ता मीन्स जो हमारा काम करने का जो पावर है, रूल है, गद्दी है, या थ्रोन बोले, राजा होगा तो उसका थ्रोन होगा। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हम लोग का एक पोजीशन है, गवर्नमेंट का, सरकार का एक पोजीशन है। तो जो सरकार है उसी को हम लोग सत्ता बोलेंगे, या पावर, सरकार के पास पावर है, तो उसको शेयर करना, यानी कि साझा करना, साझेदारी मतलब साझा करना, बांटना, ये होता है। हाँ, तो ये क्या है, पावर शेयरिंग, जो अपना पावर को शेयर करे, अपना जो काम है उसको बांटे। ऐसा नहीं कि सारा पावर अपने पास ही रख ले। अगर सारा कोई भी अपना पावर सब अपने पास रखता है तो एक तरह से क्या कहलाता है, डिक्टेटर कहलाता है। तो हम लोग देश में तो अपन सारा पावर एक के पास नहीं है। हम लोग देश में क्या है, पावर को बटा हुआ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग देश में कैसे पावर को बांटा गया है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग में। इस चैप्टर में हमको क्या जानना है कि इसमें किस तरह से दो कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, एक बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया गया है और एक श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया है। तो बेल्जियम में क्या किया गया, क्या प्रॉब्लम था, क्या किया गया, और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था और उसने किस तरह से सॉल्यूशन किया, बेल्जियम ने किस तरह से सॉल्यूशन किया, फिर उसका परिणाम क्या रहा, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्टिंग। तो बेल्जियम के बारे में शुरू करते हैं। क्या है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन। तो यहाँ पे पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि एथनिक का मीन्स क्या होता है, ये एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो अगर हम समझना चाहें कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, तो एथनिक ऐसा चीज़ है जस्ट लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे जब कोई रीजन को हम बांटते हैं कि वहाँ पे किस किस लैंग्वेज को बोला जाता है, कौन कौन सा लैंग्वेज है, कितना बोला जाता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम कोई रीजन को डिवाइड करें, उस रीजन को अगर हम बांट दें, उस देश को या उस स्टेट को, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो बेल्जियम
कोई भी एक कंट्री है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे अलग अलग भाषा को बोला जाता होगा। तो बेल्जियम भी एक कंट्री है, तो वहाँ भी एक अच्छा खासा बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ भी अलग अलग भाषा बोला जाता होगा। तो ये क्या है, बेल्जियम है। ये क्या है, ये बेल्जियम का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। बेल्जियम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये हरियाणा के इतना बड़ा ही है। जो हमारा स्टेट हरियाणा है, हरियाणा का ही इतना बड़ा है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा का आधा पॉपुलेशन के बराबर है। जो इसका रीजन है, एरिया है, वो हरियाणा के बराबर है, और इसका जो पॉपुलेशन है हरियाणा का भी आधा है, ठीक है। तो समझते हैं कि इसका एथनिक कंपोजिशन किस तरह से है, ठीक है। अगर हम ऊपर ये येलो वाला रीजन देखें, अगर हम ये येलो वाला रीजन देखें, बेल्जियम का ऊपर वाला भाग देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, डच बोला जाता है। जो ऊपर येलो वाला भाग है वहाँ पे डच बोला जाता है। और डच स्पीकिंग पीपल है ऊपर में, वो 59% है। डच स्पीकिंग पीपल कितना है यहाँ पे, 59% जो है वो डच बोला जाता है। और इस रीजन को हम लोग फ्लैमिश रीजन भी बोलते हैं। जो डच रीजन है, डच बोलने वाले लोग हैं, उसको हम लोग फ्लैमिश रीजन के नाम से जानते हैं। फिर नीचे जो रेड कलर का है, ये रेड वाला रीजन है, यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोला जाता है। जो रेड कलर का भाग है उसमें कौन सा भाषा बोला जाता है, फ्रेंच भाषा बोला जाता है। और यहाँ पे 40% फ्रेंच बोला जाता है। और इस रीजन को हम लोग वेलोनिया रीजन के नाम से जाते हैं। जहाँ डच बोला जाता है वहाँ पे फ्लैमिश रीजन बोलते हैं उसको। जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है उसको वेलोनिया रीजन बोलते हैं, ठीक है। साइड में ये जो ब्लू कलर का साइड में थोड़ा सा बच गया, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जर्मन बोला जाता है। 1% मात्र यहाँ पे क्या होता है, जर्मन बोला जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 59% डच बोला जाता है, 40% फ्रेंच बोला जाता है, तो हो गया 99%। और 1% बोला जाता है जर्मन, ठीक है, तो टोटल हो गया 100%। तो यहाँ पे 3 भाषाएं और भी कुछ छोटे छोटे भाषाएं बोली जाती, तो उसको उतना गिना नहीं जाता है कि जो मेनली जो लैंग्वेज है यहाँ पे वो 3 है, डच है, फ्रेंच है और जर्मन है। ये 3 तरह का यहाँ पे भाषा बोला जाता है। अब यहाँ पे जो देखो, जो डच स्पीकिंग पीपल है वो उसका पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन इसका एरिया कम है। लेकिन जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो कम संख्या में है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसका कैपिटल का बात करें, इसका जो कैपिटल है, बीच में इसका जो कैपिटल है, ये ये कैपिटल जो बीच में छोटा सा है उसका नाम है ब्रसेल्स। उसका नाम क्या है, ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स इसका कैपिटल सिटी है। अब जो भी कैपिटल सिटी है वहाँ पे तो पूरे देश के अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट के लोग वहाँ पे आके रहते हैं। अब हर जगह से वहाँ पे आके रहते हैं, तो जो कैपिटल सिटी होगा उस कैपिटल सिटी में क्या होगा, हर भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, हर भाषा के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, क्योंकि कैपिटल है, वहाँ पे कोई भी रह सकता है, सब जगह से आता है। जैसे हम लोग का कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, तो हम लोग का कैपिटल में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, तो सब वहाँ पे जा सकते हैं, सब रह सकते हैं, सबका अधिकार है, क्योंकि हमारा कैपिटल है। उसी तरह से जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, यहाँ भी अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, सारे भाषाओं के यहाँ पे आके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा डच बोला जाता है, लेकिन कैपिटल सिटी में मात्र 20% डच बोला जाता है। पूरे कंट्री में 40% फ्रेंच बोला जाता है, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% लोग हैं। मतलब यहाँ पे संख्या फ्रेंच का ज़्यादा हो गया, डच का कम हो गया, लेकिन पूरे कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले लोग उससे कम है। तो यहाँ पे दिक्कत तो आएगी, क्योंकि पूरे कंट्री में डच ज़्यादा है, फ्रेंच कम है, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच का मेजोरिटी है, डच का माइनॉरिटी में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा और इसको ये कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जो बेल्जियम में प्रॉब्लम आया
कि अब यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन अपना गवर्नमेंट बनाएगा। अगर अलग अलग जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को दबाएंगे या नहीं दबाएंगे, वो कैसे सॉल्व करेगा, वो हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इन लोग ने बनाया कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे हम लोग बेल्जियम में, वो देखते हैं। तो बेल्जियम में क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे जो सारा काम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, वहां पे क्या किया गया, इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को रखा गया। मतलब जो सेंटर था, सेंटर में 50% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर बना और 50% डच स्पीकिंग पीपल को मिनिस्टर बनाया। मतलब इक्वल रखा गया, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। अगर 100 सीट है तो 50 सीट फ्रेंच के पास होगा और 50 सीट डच के पास होगा। मतलब दोनों को बराबर बांटा गया। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, हम लोग का संख्या ज़्यादा है तो हम ज़्यादा रखेंगे, तुम लोग कम है तो तुम लोग कम रखेंगे, नहीं, इक्वल रखा गया, कोई लड़ाई नहीं, इक्वल इक्वल बांटो। ठीक है, तो ये इक्वली सीटों का डिवीजन किया, इक्वली सीटों का विभाजन किया, अच्छे से बांटा। उसके बाद क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब चूंकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या था, जो नॉर्थ रीजन में है वहाँ पे क्या था, डच बोलने वाले ज़्यादा थे, साउथ में क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थे। मतलब उन लोग का अलग से ही बनाया गया कि उन लोग को ऑटोनॉमी दे दिया गया कि हाँ आप लोग अलग से अपना मतलब एक होता है ना स्टेट गवर्नमेंट, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, तो उन लोग को भी एक अलग से ऑटोनॉमी दिया गया कि हाँ आप लोग भी अपना एक अलग स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो अब डच को भी प्रॉब्लम नहीं, डच में जितने जितने स्टेट हैं वो अपना अपना अलग स्टेट बनाएगा। ठीक है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे उन लोग का सरकार बनेगा, वहाँ पे आप लोग सरकार बनाएगा। तो क्या किया गया, स्टेट को लैंग्वेज के हिसाब से बांट दिया गया। जैसे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट है, वहाँ की अलग अलग भाषा बोला जाता है इंडिया में, तो उस तरह से बेल्जियम को भी अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया, वहाँ पे अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से अपना सरकार बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जो ब्रसेल्स है, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो ब्रसेल्स है यानी कि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, वहाँ पे दोनों को इक्वली रखा गया, क्योंकि देखो कैपिटल है, वहाँ पे डच कम है, फ्रेंच ज़्यादा है, तो अब ये कैपिटल सिटी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनेगा, दोनों को इक्वली बांट दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ बेल्जियम में क्या किया गया, एक और गवर्नमेंट बनाया गया जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाता है, सोशल बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, कि कम्युनिटी में गवर्नमेंट बनाया गया कि जो लो लेवल पे है, एक कम्युनिटी बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को बनाया गया। ठीक है, इस तरह से क्या किया बेल्जियम में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हाँ हम लोग में भले डाइवर्सिटी है, भले लैंग्वेज अलग अलग बोला जाता है, कुछ लैंग्वेज ज़्यादा है कुछ लैंग्वेज कम है, लेकिन उससे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना किए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा गया। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा गया कि किसी भी लैंग्वेज को दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आने वाला समय में कोई ऐसा लैंग्वेज ग्रुप डोमिनेट कर जाए कि अगर मान लो डच बोलने वाला लोग ज़्यादा हैं तो उन लोग अपना अकॉर्डिंग लॉ बनाएगा, तो ऐसे में फ्रेंच लैंग्वेज क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए नहीं, दोनों इक्वल रहेगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि लॉ बनाने में फ्रेंच लोग को घाटा हो जाए, फ्रेंच लोगों को कुछ ना मिले, डच लोग को सारा चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए सारा रिप्रेजेंटेशन इक्वल रखा गया, क्योंकि जो भी लॉ बनेगा दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा। जैसा लॉ बनेगा दोनों इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल भागीदारी रखेंगे कोई भी लॉ मेकिंग में। इसलिए बेल्जियम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जिससे कि आगे चल के लड़ाई वगैरह हो सके, दोनों में टेंशन क्रिएट हो सके। ठीक है, तो बेल्जियम ने बहुत सोच समझ के ये काम किया। अब हम लोग समझते हैं श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन कैसा था। तो देखिए ये है क्या है, श्रीलंका। ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पे, इंडिया के जस्ट नीचे है श्रीलंका। अब श्रीलंका देखिए कितने सारे लैंग्वेज ग्रुप में टूटा हुआ है। इस साइड देखिए
कौन सा लैंग्वेज है, ये सेट बीच में सबसे ज़्यादा सिन्हलास बोला जाता है, ये बीच में कुछ अलग ही लैंग्वेज बोला जाता है, इधर तमिल बोला जाता है, इधर सिन्हलास बोला जाता है। मतलब इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब श्रीलंका में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर। एक ग्रुप तो बहुत ज़्यादा, जैसे सिन्हला, ये जो बीच वाला रीजन है, सिन्हला बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, इसका संख्या सबसे ज़्यादा है। ये साइड साइड में जो दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज कलर में, ये साइड साइड में, ये क्या है, श्रीलंकन तमिल है। मतलब जो श्रीलंका के ओरिजिन के हैं, मतलब श्रीलंका में ही उसका पूर्वज से रहते आ रहा है। और ये जो साइड में जो ये ब्राउन कलर का है, बीच में कहीं कहीं पे बीच में ये ब्राउन कलर का है, वो भी तमिल बोलते हैं, लेकिन ये इंडियन तमिल है। ये जो ऑरेंज कलर के साइड साइड में है, ये ऑरेंज कलर के साइड साइड में है, वो श्रीलंकन तमिल है। मतलब वो श्रीलंका के ही ओरिजिन के हैं, श्रीलंका के ही बसे हुए हैं। लेकिन ये जो बीच में ये वाला रीजन है ब्राउन कलर का, ये भी तो तमिल ही बोलता है, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन का। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अब हुआ क्या था, जब अंग्रेज का शासन था सालों पहले, तो उस समय क्या था, श्रीलंका भी गुलाम था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए, मतलब जो चाय कॉफ़ी का बागान है उसके लिए इंडिया से मजदूर को लाया गया। यहाँ पे इंडिया से मजदूर को लाया गया प्लांटेशन के लिए, चाय की खेती के लिए। अब यहाँ पे लाया गया, लीज पे लाया जाता था कि हाँ तुमको यहाँ पे रहना है इतने सालों तक। अब लीज पे लाया गया, इतने सालों तक यहाँ पे रहना था, अब यहीं पे रहा, इन लोग का बाल बच्चा यहीं पे हुआ। अब जब लीज खत्म हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब क्या ही इंडिया वापस जाना, यहीं पे घर मेरा बन गया है, बाल बच्चे यहीं पे हो गए, तो यहीं पे हम लोग बस जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। मतलब यहाँ के जो पूर्वज हैं वो इंडिया के थे, लेकिन बाकी जो अभी के लोग हैं वो वहीं पे पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में पैदा हुए यहाँ पे आके रह रहे, नहीं, इनके पूर्वज इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं इंडियन तमिलियंस, ठीक है। तो यहाँ बीच में तमिल बोला जाता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, साइड साइड में जो है वहाँ भी तमिल बोला जाता है, लेकिन यहाँ वो श्रीलंकन तमिल है। मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाएगा, दोनों अलग अलग कंट्री के हैं तो। लेकिन बीच में जो ऑरेंज कलर का है वो क्या है, सिन्हलास है। यहाँ पे सिन्हलास बोला जाता है, एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसका एक अलग लैंग्वेज है सिन्हलास, ठीक है। और बीच बीच में एक डॉट डॉट सा दिख रहा है, बीच बीच में ये डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है। अब मुस्लिम है तो वहाँ पे ज़्यादातर उर्दू ही बोला जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच बीच में मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। इस तरह से क्या है, श्रीलंका का डिवीज़न है। अब देखते हैं देखिए, पहला क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पहला क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन क्या होता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, लेटा लेटा, मतलब इसमें पावर सबके पास सेम होगा। मतलब ना ही किसी के पास ज़्यादा पावर होगा, ना ही किसी के पास कम पावर होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब सबके पास पावर सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबको पावर बांटा जाएगा सेम लेवल में, ना ही किसी के पास ज़्यादा पावर होगा, ना ही किसी के पास कम पावर होगा। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हॉरिजॉन्टल
3 तरह का होता है, ये सेम लेवल में होता है, एक सेम लेवल में, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम, ऐसा नहीं होता है, एक सेम लेवल में होता है, ठीक है? एक सेम लेवल में होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? लॉ बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ बनाना, कि देश को कैसे चला सकते हैं, इसका लॉ बनाना। जुडिशरी का क्या काम होता है? जो लॉ बना उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस लॉ को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करवाना, उस लॉ को लागू करवाना, कानून को लागू करवाना, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसको बोलते हैं कार्यपालिका, इसको बोलते हैं विधायिका। विधायिका मतलब लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा। कार्यपालिका यानी कि जितना भी कानून है उसको पास करा के, सॉरी, लागू करवाएगा। जुडिशरी का काम है यानी कि न्यायपालिका, न्याय को देना। अगर मान लो कोई कोई गलती किया तो उसको न्याय दिलवाना, उसको सजा देना, ठीक है? वो काम होता है जुडिशरी का। मान लो एग्जीक्यूटिव अपना हद पार कर दे, एग्जीक्यूटिव अपना हद पार कर दे, तो ये जो जुडिशरी है उसको सप्रेस करेगा कि रुको, तुम अपना हद में रहो, हद पार करने का जरूरत नहीं है। मान लो एग्जीक्यूटिव अपना हद पार करे, एग्जीक्यूटिव अपना हद पार करे, तो लेजिस्लेटिव इसको ब्रेक करेगा, लेजिस्लेटिव इसको रोकेगा। मान लो जुडिशरी अपना हद पार करे, जुडिशरी पावरफुल हो जाए, इसको लेजिस्लेटिव रोकेगा, ठीक है? मतलब कोई भी अपना पावर का गलत यूज नहीं कर सकता है, कोई भी अपना पावर को बढ़ा नहीं सकता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में सारे सेम लेवल में होते हैं। अगर कोई भी बढ़ना चाहेगा, दूसरा उसको खींच लेगा कि नहीं, नीचे रहो, सेम लेवल में रहना है, ठीक है? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, सारे सेम होता है। अगला है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एक ऊपर होगा, एक उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो वर्टिकल में क्या होता है? एक एक डिवीजन होता है, अलग अलग डिवीजन में बांटा जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या था? सेम लेवल में था। वर्टिकल में सेम लेवल में नहीं, एक ऊपर होगा, उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ठीक है? तो वर्टिकल में एक हायर लेवल होगा, फिर एक प्रोविंशियल लेवल होगा और एक लोकल लेवल। जैसे कि एक होता है सेंट्रल लेवल, हायर लेवल मतलब सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। प्रोविंशियल को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और लोअर मतलब कि म्यूनसिपैलिटी या पंचायत। अब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे कम पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उससे कम पावरफुल होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन पावर सबको दिया गया है कि तुम अपने रीजन में काम करो। गांव में कुछ काम है तो पंचायत देखता है, मुखिया देखता है। स्टेट का जितना भी काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर देखता है। पूरे देश में कुछ करवाना हो तो पीएम देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। तो ये क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तो ये दो मेन टाइप है, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक वर्टिकल डिवीजन, ठीक है? अगला टाइप क्या होता है? देखिए, अगला टाइप होता है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब कोई भी कंट्री है, वहाँ पे कोई ना कोई सोशल ग्रुप होगा, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, तो उसमें कुछ पावर को बांट देना। जैसे इंडिया में भी क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी, उन लोग को रिजर्वेशन दिया गया है, उन लोग को कुछ पावर दिया गया है कि हाँ, उन लोगों को कुछ सीट रिजर्व रहेगा, मतलब उन लोग को भी बांटा गया है, ठीक है? तो इसमें क्या है, सोशल ग्रुप में, लिंग्विस्टिक ग्रुप में, रिलीजियस ग्रुप में, ठीक है, बांट देगा पावर को कि हाँ, तुम लोग भी अपने कम्युनिटी में कुछ काम कर सकते हो। कि हाँ, एसटी है, एसटी का एक कम्युनिटी बना हुआ है, एससी का एक कम्युनिटी बना हुआ है कि हाँ, उन लोग अपना किस तरह से काम कर सकते हैं, उन लोग के लिए फ्री है कि हाँ, अपना जैसा काम करना है अपने सोशल ग्रुप में कर सकते हो। तो ये तीसरा डिवीजन है पावर शेयरिंग का कि हाँ, सोशल ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है, कम्युनिटी में बांट दिया गया। अगला पावर शेयरिंग क्या है? इन्फ्लुएंशियल ग्रुप में। अगला क्या है? इन्फ्लुएंशियल ग्रुप में। इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज होता है, बिजनेसमैन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, फार्मर, इंडस्ट्री वर्कर्स, ये सब होता है। पॉलिटिकल पार्टी, अब जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं कोई भी कंट्री, तो सबका पावर होता है कुछ कुछ, ठीक है? कुछ बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के पास भी कुछ पावर है, ठीक है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, उसके भी पास पावर है। तो अलग अलग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के
बीच में भी पावर को कुछ कुछ बांटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, पावर को 4 भागों में बांट दिया जाता है, या फिर इसको बोलें कि 4 तरीके से हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं। पावर 4 तरीके से हम लोग सत्ता का विभाजन कर सकते हैं, ये तरीका है। अब बात आया कि आखिर हम लोग सत्ता का बंटवारा करें ही क्यों, शेयरिंग करें ही क्यों, इसका रीज़न क्या है, व्हाई, क्यों, क्या कारण है। ठीक है, क्यों हम लोग करें, तो इसका क्या कारण है, 2 कारण है। एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न, एक होता है मोरल रीज़न। 2 तरीके का रीज़न है, एक प्रूडेंशियल रीज़न, एक मॉरल। मॉरल में क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि ये जो पावर शेयरिंग है, ये क्या है, एक तरह का स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। स्पिरिट मतलब लोकतंत्र का आत्मा है। मतलब अगर हम पावर शेयर करेंगे तभी लोकतंत्र बना रहेगा, या पावर शेयर नहीं होगा तो लोकतंत्र बना नहीं रह सकता है। ठीक है, तो पावर शेयर करना बहुत ही जरूरी है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये एक आत्मा है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, फिर अगला क्या है, पीपल अफेक्ट मस्ट हैव हैंड इन शेपिंग पॉलिसीज। अब जो भी पॉलिसीज बनाया जाएगा वो लोगों के हाथ में होगा। अब लोग चुन के भेज रहा है गवर्नमेंट में लोगों को, तो पॉलिसी बनाने का काम एक तरह से लोगों के ही हाथ में। अगर मान लो कोई अच्छा काम नहीं किया तो अगला साल उसको इलेक्शन में जितवाएंगे ही नहीं, तो लोगों के हाथ में होता है। फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन, कोई भी काम है उसमें सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं मोरल रीजन, कि हाँ पावर शेयरिंग करना क्यों है, ये मोरल रीजन है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, आत्मा है, सिटीजनशिप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये एक तरह से ना बोला जाता है, रीजन दिया जाता है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो क्या क्या संभावना बन सकता है। अगर मान लो पावर शेयरिंग करेंगे तो संभावना क्या बनेगा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी के बीच में। ठीक है, अब पावर शेयर तो कर दिए तो कॉन्फ्लिक्ट होने का जरूरत नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा, ये प्रूडेंशियल रीजन में है। नो सिंगल ग्रुप कैन डोमिनेट। अब मान लो सब में पावर बटा है तो कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, नो पावर शेयरिंग लीड टू ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी और इवन मेजोरिटी एट अ टाइम। अब कोई भी क्या है, लीड नहीं कर सकता है, किसी को दबा नहीं सकता है, ना ही मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबा सकता है, ना ही माइनॉरिटी मेजोरिटी को कुछ कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अपना अपना जगह पे सही हैं। ना मेजोरिटी अब माइनॉरिटी को दबा सकता है जो संख्या में ज़्यादा है, अल्पसंख्यक को नहीं दबा सकता है बहुसंख्यक। ठीक है, मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये सब भी फ्री हैं अपने अपने जगह पे। तो ये क्या था, कंप्लीट चैप्टर था। ये क्या है, कंप्लीट चैप्टर है कि क्या क्या पावर शेयरिंग में है, बेल्जियम श्रीलंका का कंडीशन क्या था, पावर शेयरिंग का क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या प्रकार है। ठीक है, पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, वो सारा हम लोग इसमें देख लिए। ठीक है, ये सारा चीज़ है कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो पावर शेयरिंग, ठीक है, तो इसको शेयर ज़रूर कर दे, जितना हो सके एसएसटी को फैला दो, क्योंकि एसएसटी एक लिविंग सब्जेक्ट है। इसको जितना हो सके हम लोग समझने की कोशिश करें अपने आसपास रीजन से, उतना हम लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं डिटेल में। तो सिर्फ शेयर कर दो हर किसी के पास, जितने भी जैक बोर्ड स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके पास शेयर कर दो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा। अब अगर लोगों के पास वीडियो नहीं जाएगा तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो शायद उन लोगों के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर आपको नंबर लाना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन सीरीज होगा तो उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, दोनों डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए भी फायदेमंद है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एसएसटी में। क्योंकि लोग एसएसटी से बहुत डरते हैं कि एसएसटी में कैसे लिखेंगे, कैसे नंबर आएगा, तो वहाँ पे मैं सारा चीज़ डिस्कशन करूँगा कि कैसे आपको एसएसटी में लिखना है, कैसे एसएसटी में आप नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एसएसटी में बहुत ही कम नंबर आता है। अगर लिखेंगे ढंग से तो नंबर तो बहुत मिलेगा,
लेकिन अगर लिखने का तरीका ही अगर हमको नहीं पता है तो नंबर नहीं मिलता है। क्यों ना तुम पूरा पेज भर दो, नंबर नहीं मिलता है एसएसटी में अगर लिखने का तरीका नहीं पता हो। तो वो हम तरीका बताएंगे कि हाँ, जो क्वेश्चन हम देंगे, हाँ ये इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, वो उसको फॉलो करना है और उसको याद करना है। सारा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा, 80 प्लस क्रॉस होगा, 90 प्लस क्रॉस होगा अगर वो तरीका फॉलो कर लिया। क्योंकि एसएचटी है, लिखने का तरीका सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।